Hello and welcome. This is a very different episode than usual. दरभंगा बिहार। ज़मीन का बढ़ता दाम देख के स्थानीय ज़मीन माफिया लोग तालाब से पानी निकाल के उसमें रेत भर के उस जगह पर एक तो छोटा सा झोपड़ी बना दिया। इसके पहले रोहतास में 60 फीट का पुल चोरी हो गया। उसके पहले बेगूसराय से रेलवे यार्ड से पूरा डीजल इंजन ही गेम कर दिया भाई लोग। इसके अलावा भी सड़क चोरी, ऑप्टिकल फाइबर चोरी, मोबाइल टावर चोरी। इसका खबर से बिहार का नाम रोशन होते रहा है। ठीक है भाई, अब ये नाम रोशन कैसे हुआ ये भी समझाते तेरे को। एक टीएमसी के नेता हैं, उनका नाम है मनोरंजन बैपरिया। वो एक ऐसी रैली में संबोधित करते हुए बोलते हैं, एक बिहारी 100 बीमारी। गोवा का सीएम ये बोलते हैं कि गोवा में 90% क्राइम के लिए इमिग्रेंट बिहारी वर्कर्स जो है उन लोग जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे साहब एक स्टेप और आगे चले गए। वो बोलते हैं कि मुंबई में बिहारी लोग को आने के लिए परमिट लगना चाहिए। ये नाम कमाए हैं हम लोग प्रेजेंट डे इंडिया में। और इसका कारण भी मतलब है, ऐसा नहीं है कि इन लोग बस ऐसे रैंडम बोल रहा है। तुम कोई भी लिस्ट देख ले भाई, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर में 2nd नंबर पे है। क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल में बिहार टॉप पे है। क्राइम अगेंस्ट विमेन में भी सेम हाल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पीछे। पर कैपिटा इनकम में बिहार का पर कैपिटा इनकम है $625 पर ईयर। मतलब 5,000 रुपये से भी कम पर महीना। ठीक है। लिटरेसी रेट में वही हाल है, 61% के साथ सबसे नीचे। ऐसी जो भी इंडिकेटर में तुमको ऊपर रहना चाहिए उसमें बिहार सबसे नीचे है, और जो भी इंडिकेटर में सबसे नीचे रहना चाहिए उसमें बिहार टॉप पे है। तुम बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखेगा, मेजॉरिटी अगर तुम साउथ इंडियन मूवीज देखेगा तो उसमें विलन का कैरेक्टर जो है, अगर तुम लोग को ध्यान में होगा, राउडी राठौर में जो विलन था, जो असली साउथ इंडियन मूवी है, वो बिहारी है, बिहारी रहता है। नायक मूवी था ना अनिल कपूर वाला, उसमें जब इंटरव्यू चलते रहता तो उसमें स्पेसिफिक सीन है, मेरे को नहीं लगता सब लोग नोटिस किया होगा। तो उसमें क्या था कि इंटरव्यू के बीच में परेश रावल बोलता है कि जब से बिहार से आए हैं अनाप शनाप बकते हैं। ठीक है। तो ये इमेज है। तुम बहुत सारा स्ट्रीट इंटरव्यूज में देखा होगा, वुड यू एवर डेट अ बिहारी गाय? नो चांस, दे आर सो चीप। एक वो भी बिहार था भाई, पता है, 15 साल का लड़का, बिम्बिसार नाम था, भारत देश का पहला महाजनपद बनाया मगध को। एक वो बिहार था जहाँ जनमत से शिशुनाग को राजा घोषित किया गया, जो अमात्य था उस समय। अमात्य उस समय प्राइम मिनिस्टर थे वो। लेकिन वहाँ का जो पॉपुलेशन था वो बोला कि आपको राजा बनना चाहिए। तो ये जो इन लोग रिपब्लिक का बात करता ना भाई, रिपब्लिक बहुत पहले से बिहार में था। एक वो बिहार था जहाँ पे जब एक ब्राह्मण भिक्षुक को, धननंद करके एक राजा थे, वो जब उनको इंसल्ट करते हैं, चाणक्य को, तो वो ये प्रण करते हैं कि अपना आत्मसम्मान और अपना राज्य का हिफाजत के लिए वो धननंद का सत्ता पलट देंगे, और वो करते हैं। एक वो बिहार था जहाँ पे एक साधारण सा बच्चा एक ऐसा साम्राज्य बनाता है जिसका सीमा ईरान से लेके बंगाल तक और हिमालय से लेके विंध्य तक इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य का संगठन करता है। एक वो बिहार था जिसका गुप्त साम्राज्य में भारत देश का स्वर्णिम काल बोलते हैं उसको, गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जहाँ उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी था। और वहाँ पे एक से एक दिग्गज, आर्यभट्ट हो गए, हर्षवर्धन हो गए, नागार्जुन हो गए, ऐसा ब्रह्मगुप्त हो गए, सुश्रुत हो गए, ऐसे महान लोग थे। तो फिर हुआ क्या भाई, आज ऐसा दरिद्र हालत क्यों है? किसने लूटा बिहार? किसने लूटा बिहार? पीछे लेके चलते तुम लोग को, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है सब। तो सन 1193, इंग्लिश वाले लोग के लिए 1193 AD, एक आताताई आक्रमणकारी होता है। ज़्यादा हिंदी हो गया लेकिन मतलब इन्वेडर समझ लो। उसका नाम है बख्तियार खिलजी, जिसके नाम पे आज भी शहर है भाई, बख्तियारपुर। तो बख्तियार खिलजी नालंदा को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एक मतलब बस ब्रीफ स्टेटमेंट है जो बहुत लोग को पता होगा, बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा। पर उसके पीछे का तुम लॉजिक जब देखेगा ना तो तुम्हारा और मतलब बोलेगा क्या मजाक है भाई। तो हुआ क्या, बख्तियार खिलजी फेल सिक, बीमार पड़ गया था, और उसका जितना भी हकीम, शाही हकीम और इन लोग था, उन लोग उसको उसके बीमारी का उपचार नहीं कर पा रहा था। तब उनका एक हकीम बोला कि अब आपको सिर्फ एक ही जन मतलब है जो इस रीजन में केपेबल है आपका इस बीमारी को ठीक करने का, और वो थे आचार्य राहुल श्रीभद्र।
जो कि उस समय नालंदा के प्रिंसिपल थे। ओके। तो राहुल श्रीभद्र आए बख्तियार खिलजी के पास। बख्तियार खिलजी बोला कि हम कोई भी दवाई नहीं खाएंगे तुमसे दिया हुआ, क्योंकि तुम काफिर है। ओके। ठीक है। इसके बाद भी सेवा भावना का उत्कृष्ट अगर तुमको एग्जाम्पल चाहिए तो यहाँ मिलेगा। वो बोलते हैं ठीक है, आपको दवाई नहीं खाना, कोई दिक्कत नहीं है। उनको कुरान भेंट किया। बख्तियार खिलजी को राहुल श्रीभद्र कुरान भेंट किए और बोले कि आप हर रोज़ बस 5-6 पन्ना इसका पढ़ते रहिएगा। देखते देखते कुछ दिन में बख्तियार खिलजी का स्वास्थ्य बेहतर हो गया, ही गॉट वेल। फिर वो फिर से बुलाए राहुल श्रीभद्र को कि भाई हम तो दवाई भी नहीं खाए, कैसे ठीक हो गए? तो राहुल श्रीभद्र बताए कि एक्चुअली कुरान के पेज पे हम दवाई लगा दिए थे, और जब आप पेज पलट रहे थे तो आप धीरे धीरे दवाई कंज्यूम कर रहे थे। उसको बहुत ज़्यादा जेलस फील हुआ कि एक काफिर को इतना ज्ञान कैसे है, मेरा बड़ा बड़ा हकीम लोग कुछ नहीं कर पाया और ये काफिर कैसे मेरे को ठीक कर दिया। इसके प्रतिशोध में वो जाके नालंदा को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। अब नालंदा पे आक्रमण पहले भी हुआ है, पर पहले उसको रिस्टोर कर लिया गया। पहले हुण करके एक ट्राइब है सेंट्रल अमेरिका का, जिन लोग हमला किया था नालंदा पे, पर उन लोग का आक्रमण के बाद नालंदा को फिर से बेहतर और भी विशाल बना के उसको बना दिया गया था। लेकिन इस आक्रमण के बाद ना कुछ बचा ही नहीं था बनाने के लिए, क्योंकि सारा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयड। जितना भी वहाँ पे 1500 के अराउंड टीचर्स थे उन सबको मार दिया गया। 10,000 स्टूडेंट्स को मार दिया गया, जिसमें वियतनाम, चाइना, श्रीलंका, पर्शिया, सब जगह से स्टूडेंट्स लोग थे। वो नालंदा डिस्ट्रॉय किया, ये सबको पता है। लेकिन नालंदा के साथ और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी था, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी था। यहाँ पे एक बहुत बहुत मेजर चीज़ हो रहा है, इस पर हाईलाइट करना ज़रूरी है। ये केवल एक मॉन्यूमेंट का डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई टेम्पल का डिस्ट्रक्शन नहीं है। ये एक मतलब पद्धति का डिस्ट्रक्शन है। पद्धति इज़ लाइक अ ट्रेडिशन। एक ट्रेडिशन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है जहाँ पे लोग बिना फीस दिए, मतलब नालंदा में पढ़ने के लिए फ़ीस नहीं लगता था भाई, बिना फीस दिए वहाँ पढ़ाई होता था। मतलब प्रेजेंट डे MIT IITs के इक्विवेलेंट है वो। बेस्ड अपॉन तुम अपना फील्ड पे कितना अचीव किया है, एग्जैक्टली वहाँ पे उस हिसाब से सेलेक्ट करता था। स्पेशलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। सिर्फ R&D ही चलता था। R&D चल रहा है। आज एप्पल दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है। क्यों? क्योंकि एप्पल के जितना R&D किसी का नहीं है। ठीक है। उसका जो भी प्रोमिसेस है, एप्पल स्टेज ट्रू टू इट, बिकॉज उन लोग का R&D उतना हार्ड एंड फास्ट है, उतना मतलब रोबस्ट है। तो वो R&D का एक प्लेस था ये यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो वो बात है। तो उस कारण से ये सारा यूनिवर्सिटीज़, अब इसका इम्पैक्ट है। देखो बिहार इतना समृद्ध क्यों था? सबसे पहला महाजनपद मगध क्यों था? क्योंकि वहाँ पे बल और बुद्धि दोनों था। इसका हम लोग को मतलब पराकाष्ठा अगर एग्जाम्पल चाहिए तो एकदम ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल तो महाभारत में, मतलब इसका तुमको रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलेगा, सिर्फ महाभारत में मेंशन्ड है कि कृष्ण अगर किसी से हारे थे तो जरासंध था मगध का। कि मगध इतना स्ट्रॉन्ग राज्य था कि कृष्ण को अपना पूरा मतलब अपना ये राज्य को लेके शिफ्ट होना पड़ा द्वारका, जिसके वजह से उनका नाम भी रखा गया रणछोड़। अच्छा, यही रीजन तो है क्या? मगध इतना स्ट्रांग, वो प्री हिस्टोरिक वैदिक एज से, महाभारत के एज से ही इतना स्ट्रांग था। लेकिन अभी अपने को अगर मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड हिस्ट्री पे जाना है तो हरणक्य डायनेस्टी पहला डायनेस्टी था, जिसमें बिंबिसार जो बताए हम 15 साल के राजा। तो बख्तियार खिलजी नालंदा डिस्ट्रॉय किया। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ से समझ में आता है कि इसके पहले जितना भी इन्वेजन्स हुआ था, जितना भी मतलब अटैक्स हुआ था, उसके बाद पीपल ऑफ मगध, जो बिहारी, जो आज के बिहारी हैं, दे वर द सेम पीपल, दे वर एबल टू बिल्ड बैक अगेन। मतलब उन लोग फिर से खड़े हो गए, फिर से अपना यूनिवर्सिटी, अपना टेम्पल बना लिया था। लेकिन इस बार उन लोग नहीं बना पाया क्योंकि खिलजी केवल डिस्ट्रॉय नहीं किया, एकदम ख़त्म कर दिया। इसका अपने को जो सोर्स मिलता है जो इस बात को प्रूव करता है, वो मिनहाज सिराज करके एक हिस्टोरियन है जो कि इस्लामिक हिस्टोरियन है। वो अपने किताब में लिखे हैं कि अराउंड 3 महीने तक आग लगा हुआ था। ये पॉपुलर है बात कि 3 महीने तक आग लगा हुआ था और 90 लाख बुक्स वो बर्न जल गए थे। 90 लाख बुक, 1 करोड़ बुक समझता है भाई। 1 करोड़ बुक अगर एक जगह रख दे तो मेरे को लगता है
कितना एकड़ लैंड ऑक्यूपाई हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ, इसका जो मतलब इफ़ेक्ट हुआ वो ये हुआ कि अगला 500 साल तक बिहार वॉज अंडर फॉरेन ऑक्यूपेशन, मतलब बाहर के जो आताताई थे वो बिहार पे राज कर रहे थे और बिहार का अपना इंडिजिनस पीपल रूलिंग क्लास में नहीं थे। इसके बाद एक और बहुत ही मेजर इवेंट होता है, उसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जो कि 1765 के अराउंड हुआ था। उसमें क्या था कि तुम्हारा मीर कासिम करके एक थे, वो ही यूज्ड टू रूल ओवर बिहार एंड बंगाल। तो मीर कासिम और फिर उनके साथ उस समय के मुग़ल राजा शाह आलम II और शाहुद्दौला, इन लोग मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, जो उस समय मेजर मुनरो थे, उनके खिलाफ लड़े एंड दे लॉस्ट, उन लोग हार गए। उस हार के कारण अब क्या हुआ कि बिहार का जो कंट्रोल है वो अब आ गया अंग्रेज़ों के अंदर। ये हुआ तुम्हारा 1765 के अराउंड। इसके जस्ट बाद 1768 और 1769 में मेजर फेमिन हुआ, सूखा पड़ा, ठीक है। तो बिहार बहुत फर्टाइल लैंड है, बिहार एग्रेरियन सोसाइटी है भाई, ठीक है। उसका पूरा इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे ही उसका इकोनॉमी बेस्ड है। तो ये फेमिन के कारण क्या हुआ कि बहुत ज़ोर का प्रभाव पड़ा इधर। और फेमिन कैसे हुआ इसका भी बात है। तो जब अंग्रेज के ऑक्यूपेशन के अंदर आया बिहार, तो उन लोग ना बहुत ज़्यादा जो ये था एग्रीकल्चर के थ्रू जो प्रोडक्ट्स निकला उसको उन लोग होल्ड करता था, मतलब एक तरह से कंटेन करता था अपना आर्मी के लिए, ठीक है। मतलब बड़ा बड़ा वेयर हाउसेज में स्टोर करके रख लेता था। तो नॉर्मल पब्लिक के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है, वो आर्मी के लिए राशन वो स्टोर्ड है। उसके ऊपर इन लोग फोर्स करता था फार्मर्स को ग्रो करने के लिए इंडिगो, कॉटन और अलग अलग तरह का कैश क्रॉप, जो मतलब इन लोग एक्सपोर्ट कर सके यूरोप और अलग अलग देश में जहाँ पे ये सब नहीं उगता है। तो इससे क्या हुआ, एक ही क्रॉप को बार बार उगाने के कारण जो लैंड का फर्टिलिटी है वो गिरा। लैंड का फर्टिलिटी गिरा तो फिर जो वीट और राइस जो उग रहा है वो लिमिटेड क्वांटिटी में उग रहा था और उसको भी उन लोग होल्ड कर लिया, उन लोग स्टोर कर लिया। तो इससे क्या हुआ, जनरल आदमी लोग को खाने के लिए खाना ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड फेमाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो अगला 100, 150, 200 साल का हिस्ट्री है इसमें ये रेपिटेटिव एक मतलब रहा है आर्टिफिशियली फेमाइन क्रिएट करना। तो ये 1770s के अराउंड का बात है, 68, 69 का। अब 1770 में बहुत एक झकास काम होता है और एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। एक लॉर्ड थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अर्ल कॉर्नवालिस नाम था उनका, वो लेके आया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। तो क्या हुआ, फेमाइन के कारण अब उतना प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है तो टैक्स कैसे देंगे तुमको। तो बोले ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, टैक्स तो चाहिए अपने को, जिंदा रहो चाहे मर जाओ लेकिन टैक्स दे के जाओ भाई। तो वो सिस्टम लाए, ज़मींदारी सिस्टम, जिसको परमानेंट सेटलमेंट एक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या किया गया ना भाई कि हर एक रीजन में एक एक ज़मींदार को सेलेक्ट किया गया। और ज़मींदार का सिलेक्शन कैसे होता था, बिडिंग होता था। जैसे आजकल टेंडर निकलता सरकारी तो बिडिंग होता है, उसमें जो लोएस्ट बिड करेगा उसको टेंडर मिलेगा। इसमें क्या था कि जो हाईएस्ट टैक्स प्रोवाइड करने के लिए बिड करेगा, जैसे तुम बोला कि हम 10,000 रुपया पर मंथ देंगे, हम बोले हम 20,000 देंगे, तो जो हाईएस्ट टैक्स बिड करेगा उसको मिलेगा तुम्हारा ये ज़मींदारी, ठीक है। तो पेजेंट्स लोग का जो लैंड था उसको हटा के राइट्स को अबॉलिश करके ज़मींदार लोग को राइट्स दे दिया गया लैंड्स का। इससे क्या हुआ कि अब भले प्रोड्यूस कम हो या ज़्यादा, टैक्स कलेक्शन सेम होगा। तो इसके बाद क्या हुआ ना भाई कि लगातार फेमाइन्स हुआ। 1783 में फेमाइन जिसमें 11 मिलियन लोग मरा था, मतलब ये सब एजम्पशन किया हुआ नंबर है, ठीक है। 1791 में फेमाइन जिसमें फिर 10 मिलियन आदमी लोग, मतलब ये तो मोटा मोटा नंबर है, ठीक है। कितना लोग मरा उसका कोई लिखा जोखा नहीं है। उसके बाद 1837 में फेमाइन, ऐसे करके रेगुलर इंटरवल के बाद फेमाइन पे फेमाइन होते रहा, ठीक है। इसके बीच अभी हम लोग बात कर रहे थे कैसे बुद्धि को ध्वस्त किया गया। बिहार था। बुद्धि पे जब तुम जा रहा है, उससे पहले जो फेमाइन के बारे में बात किया तो इस पे मेरे को थोड़ा जानना था कि जब इन लोग ज़मींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया और इतना जितना भी ज़मीन था जो फार्मर्स लोगों के अंदर था, अब ज़मींदार लोग
अपने अंदर ले लिया। अब जो फार्मर्स लोग हैं वो अपनी ज़मीन पे काम कर रहा है उस पर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि अब एक तो कॉटन और इंडिगो उगा रहा है और उस पर ही वो लोग रिटर्न उसको दे दे उस हिसाब से जितना वो लोग को चाहिए, टैक्स वगैरह, या जितना भी क्रॉप्स अगर उगा रहा है नॉर्मल कैश क्रॉप्स को छोड़ के, तो भाई काफ़ी तकलीफ हुआ होगा उन लोगों को। वही एग्जैक्टली वही हम बता तो रहे वो थे। लोग कंसिडर भी नहीं किया कि जैसे अगर नहीं। अगर मान बाहर से अगर हम आ रहे हैं, अगर हम किसी को कॉलोनाइज कर रहे हैं, तो हम सबसे पहला क्या होगा कि हम कंसिडर करें कि वो लोगों का लिविंग बीइंग मतलब ऑल अच्छा रहना चाहिए, ठीक ठाक रहना चाहिए, उन लोगों को मरना नहीं चाहिए, फेमाइन नहीं आना चाहिए चीज़। उन लोगों के हिसाब से हम लोग सब स्पीशीज हैं, ठीक है, सब अच्छा। ह्यूमंस, हम लोग इंग्लिश लोग के बराबर नहीं है, हम लोग उन लोग के सब्जेक्ट है, अच्छा। स्लेव्स हैं एक तरफ से। तो हम लोग का कोई राइट्स और हम लोग का कोई प्रिविलेज होता नहीं है। अंग्रेज लोग के हिसाब से हम लोग सब स्पीशीज थे, ठीक है, जिन लोग वाइट नहीं दिखता, नॉट वाइट इनफ टू कंसिडर ह्यूमन, ठीक है, तो उन लोग को वो कंसर्न ही नहीं था और रहना भी नहीं चाहिए। मतलब रहना नहीं चाहिए का बात नहीं है, हम लोग तो ऐसा कभी किसी पे अटैक किया नहीं है, बट उन लोग उस इम्पीरियलिस्ट माइंडसेट से था, साम्राज्यवाद बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो का हम बात लोग- नहीं है भाई, उन लोग का देश नहीं है ना, उन लोग को सिंपति नहीं है तुमसे। अच्छा। उन लोग को देश में उन लोग को सिंपति है, पर तुमसे कोई सिंपति नहीं है, तुमसे वो केवल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आए हैं, ठीक है, चलो ठीक है। बुद्धि पे तो चलते इसके बाद लगातार आर्टिफिशियल फेमाइंस हम बताएं, ठीक है, 83 में, 91 में, 1783, 1791, 1837 में लगातार फेमाइंस होते हैं। अब देखो एक और फिर इसके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ जिसको बोलते हैं कि 1834 में एक और बहुत ही चिरांत आदमी आया, उनका नाम है मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। तो लॉर्ड मैकॉले आए तुम्हारा इंडिया में, उनको एक काम दिया गया था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करें, समझे कि वहाँ का आदमी लोग क्या है। तो वो वापस जाके हाउस ऑफ कॉमन्स में ये मतलब स्पीच दिए जो कि रजिस्टर्ड है, पीपल कैन गो आउट देयर एंड चेक। वो बोले कि भारत में, इंडिया में जो 3 चीज़ बहुत ही प्रेवेलेंट है जो कि मतलब दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, वो एक है कि भारत का आदमी लोग झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, भारत का आदमी लोग चोरी नहीं करता है, और भारत का आदमी लोग अपना कल्चर में बहुत प्राइड फील करता है, प्राउड फील करता है। तो अगर उन लोग पे राज करना है तो तुमको उनका कल्चर को ध्वस्त करना होगा। और ये जब वो स्टडी किए इंडिक एजुकेशन सिस्टम पे, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पे, तो वो पता किए कि ऑलमोस्ट 2,57,000 फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, 2,57,000 गुरुकुल्स थे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और ये 2,57,000 में तो सारे कास्ट के लोग एक साथ पढ़ते थे। और उसमें फिर ब्रेकडाउन भी था कि नॉर्थ में 70% शूद्र लोग गुरुकुल में हैं, साउथ में 60% से 50% कुछ था ऐसा। तो वो ये पूरा मतलब मेंशन्ड है, इसको बोलते हैं मैकॉलेज मिनट्स, इसमें वो बोले। फिर उन लोग पूछा कि अगर हम लोग को इस कैप्चर करना है तो क्या कर सकते हैं, तो मैकॉले बताएं कि तुमको यहाँ का जो कल्चर है इसको ध्वस्त करना होगा, इसको ख़त्म करना होगा। और यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ वेस्टर्न एजुकेशन का। और सिर्फ यही नहीं, उन लोग एक मेथड फॉलो किया जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मेथड। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का मेथड है कि तुम सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और एक स्पेसिफिक पार्ट को ज़्यादा मतलब हाईलाइट करो, चाहे उन लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, और एक पार्ट को दबाओ। तो उन लोग क्या किया कि स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स, क्षत्रियज और जो अपर कास्ट बोलता है ना आज, उन लोग को इंग्लिश एजुकेशन में बढ़ावा दिया और बाकी लोग को इंग्लिश एजुकेशन से वंचित रहा। इसके कारण क्या हुआ ना कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आज भी IAS IPS बनता है ना ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी में इन लोग ही आया, ठीक है। यहाँ तक कि सोल्जर्स भी जो था इंग्लिश आर्मी का, वो इन्हीं लोग बना और एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इस चीज़ से दूर रखा। तो उससे क्या हुआ, एक डिवाइड क्रिएट हुआ, फूट डालो राज करो। इसके बाद ये था तेरा 34 से लेकर 38। इंटरप्ट यू फॉर अ मिनट। हाँ, जैसे ये मतलब जनरली सुनने मिलता है कि ब्रिटिशर लोग आने से पहले ही हम लोग का इंडिया मतलब भारत में कास्टिज्म पहले से ही था, जात पात ये सब पहले से ही। तो तुम जो बोल रहा है कि
ये लोग डिवाइड करना ही स्टार्ट किया वहाँ से, हाँ कि कास्ट लिया और बहुत कास्ट अच्छा में है। अब आर्मी से स्टार्ट किया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को हम लोग ऐड करेंगे, और यहीं से खोट पैदा होने लग गया बाकी लोग में। हाँ क्योंकि हाँ, गुरुकुल में जैसा तुम बता रहा है कि सब एक साथ गुरुकुल में पढ़ता सब था। एक साथ पढ़ता था, इसमें कोई भेदभाव था ही नहीं वहाँ पर। हम्म, लेकिन ये लोग लाए ही भेदभाव वहाँ से कि अगर तुम आर्मी में आ रहा है तो मतलब तुम पैसा कमा रहा है, वो लोग तेरे को पे कर रहा है ना कहीं ना एक मतलब कहीं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर रहा इकोनॉमिकली तेरे को स्टेबल कर दे रहा है कहीं ना कहीं से। है। तो उसी में सारा जात लोगों को आ जाए कि भाई अगर ये ब्राह्मण और क्षत्रिय है तो यही लोगों को मिल रहा है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ से एक तो भेदभाव पैदा हो जा रहा है। हाँ हाँ, तो यही उन लोगों का अप्रोच ही था क्या, हाँ, तोड़ने के लिए divide सबसे and पहला rule। डिवाइड एंड रूल। इसमें कुछ लोग बोलेगा कि नहीं कास्ट बहुत पहले से इंडियन सोसाइटी का पार्ट था, लेकिन अभी हम बताएं अपना ओपनिंग में ही कि जो शिशुनाग डायनेस्टी था वो असल में राजा नहीं थे, वो अमात्य थे, विच इज़ लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, ही वाज अ मिनिस्टर। ओके, लेकिन उनको जन सत्ता मतलब आदमी लोग बोला कि आप राजा बनिए, डेमोक्रेसी, राजा, हाँ रिपब्लिक जो बोलते हैं ना कि पीपल चूज देयर लीडर, तो वो था। यहाँ की चंद्रगुप्त भी राजा नहीं थे, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। हाँ तो चंद्रगुप्त भी राजा नहीं थे। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। एक और डायनेस्टी है शुंग डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, वो भी राजा नहीं थे। वो बहुत सारे अकाउंट से पता चलता है कि वो ब्राह्मण थे। अच्छा, उसके बाद जो ये डायनेस्टी था नंद डायनेस्टी, हरणक्य के बाद आया था, सॉरी शिशुनाग और उसके बाद आया था। तो नंद डायनेस्टी के भी जो मतलब जो इस्टेब्लिश किए, जो स्टार्ट किए वो डायनेस्टी, वो राजा नहीं थे। वो शायद मतलब फ्रॉम ऑल द अकाउंट्स, जो मतलब हिस्ट्री में अकाउंट्स है उसके हिसाब से वो राजा के बार्बर थे। तो ये जो पूरा पॉइंट है ना कि इंडिया में कास्टिज्म बहुत डीप रूटेड है और बहुत पहले से है, ये सब इसको प्रूव करने के लिए जो सोर्सेज है ना वो उतना ऑथेंटिक है नहीं। ठीक है, कोई मनुस्मृति को लाके कोट कर देगा, लेकिन तेरे को पता है मनुस्क्रिप्ट वाज द फर्स्ट संस्कृत डॉक्यूमेंट टू बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। पहला संस्कृत का ये था, ग्रंथ था जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, अब तुम कितने जिन लोग तुमको इतना तरह से डिवाइड करके तुम पे इतना दिन इतना सारा रूल किया, इतना सारा मतलब पीड़ा दिया, वेदना दिया, उन लोग का ट्रांसलेशन पे बिलीव कैसे कर सकता तुम? उन लोगों का ट्रांसलेशन करने का कारण ही ये था कि तुम लोग को और फूट डाले और डिवाइड करे और रूल करे। ठीक है, यही पॉइंट ही था ना तुम्हारा कि यही पॉइंट था। वो लोग बेसिकली हम लोग कल्चर हटाना चाह रहा था कि जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय लोगों को जो लोग वो लोग अपने आर्मी में या जो भी स्कॉलर ब्यूरोक्रेसी में ले रहा था, हाँ तो वो लोग बेसिकली क्या कर रहा था कि इतना ब्रेन वॉश करके पूरा कल्चर ही हटा देना है उन लोगों का दिमाग से। और मैकॉले मिनट्स में स्पेसिफिकली लिखा है इस बात को, द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन हिंदूज इज प्रोडिग्यूअस। ठीक है, नो हिंदू दैट रिसीव्स अ इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेन्स सिंसियरली अटैच्ड टू देयर रिलीजन। इसका मतलब है कि इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त करने के बाद कोई भी हिंदू नहीं रह पाता है। ठीक है, अच्छा, और अगर ऐसा चलता रहा, मैकॉले मिनट में और आगे बोले कि ऐसा चलता रहा तो 30 साल में कोई भी हिंदू बचेगा ही नहीं। सब एक सूडो इंग्लिश बन जाएंगे, मतलब हिंदू दिख रहा है पर आत्मा से अंदर से उन लोग अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज का चाटू करता लोग तो हैं। आज भी वही है ना कि अगर तुम कहीं बाहर जाएगा एंड यू आर नॉट वेल स्पोकन इन इंग्लिश, नॉट वेल स्पोकन इन इंग्लिश, हाँ तो जज करता तो सब। सीधा जज करेगा ये जो गवार है यार। आज जो बिहारी लोग को गाली मिलता, बिहारी किस लिए? एक्सेंट के लिए, टोन के लिए, इंग्लिश नहीं बोल पाता है, अच्छे से नहीं रहता सिर्फ है। बिहारी नहीं है भाई, अगर तुम बाहर जाएगा ना तो पूरा तुम साउथ ले ले, हम लोग का जो टोनालिटी है बोलने उस का, पे ही जो जज वर्ड का करता है। प्रोनाउंसिएशन है, उस पे ही बोलने लग जाए कि अरे एक गवार है, इसको पता ही नहीं है। अरे भाई प्रोनाउंसिएशन 10 बार सुन लेगा आदमी को समझ आ जाएगा, बोल रहा है, कम्युनिकेशन बड़ा जरूरत क्या है प्रोनाउंसिएशन का? इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, हम लोग का लैंग्वेज ही नहीं है वो भाई। द मेन थिंग इज कम्युनिकेशन ना, कि हाउ यू कम्युनिकेट प्रॉपरली, बस क्लियरली वही रहना चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो ब्रेन वॉश अभी तक कंटिन्यू किया। बोलता है ना कि यू हैव टू डीकॉलोनाइज योर ब्रेन। अभी तक भी मेंटली स्पेस में हम लोग कॉलोनाइज्ड ही हैं भाई। ठीक है, और एक और चीज़, मैं कॉलेज जब गुरुकुल का सर्वे कर रहे थे तो वो बताएं कि 97% ऑफ इंडिया 97% ऑफ इंडिया इज लिटरेट। उस समय इंग्लैंड का लिटरेसी रेट 18% था भाई। अच्छा, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं 1857, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो मूवमेंट को स्टार्ट कौन किया था, जिसको हम लोग हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो बोलता सिपॉय म्यूटनी, मंगल सिपाही का विद्रोह। मंगल तो मंगल पांडे
वाज द सिपाही जो विद्रोह किए थे और उनका साथ दिए थे, उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर तुम्हारा जगदीशपुर के राजा थे, ज़मींदार थे, और उनको लगान वही टैक्स बढ़ाने के लिए बोल रहा था इन लोग अंग्रेज लोग, तो वो बोले कि नहीं टैक्स तो अब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और वो वॉर किए थे और वो इतना मतलब वो बूढ़े हो गए थे, ही वॉज मोर देन 60 years ऑफ एज, बट उस एज में भी वो ऐसा फाइट किए ना कि मतलब अंग्रेज लोग को एकदम दादी नानी याद दिला दिए थे, ठीक है। उनका मतलब डेथ कैसे हुआ, उनको गोली लग गया था एक आर्म में, अच्छा। वो अपना हाथ काट के गंगा में फेंक दिए भाई, और उसके बाद फिर जगदीशपुर वापस गए, फिर वहाँ पे अटैक के कारण आखिरकार उनका डेथ हो गया। तो ये था भाई, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग। और इसके बाद जो फॉलो हुआ ना भाई, वो इससे भी सीवियर। तुमको पता है कैसे आर्टिफिशियली उन लोग फेमाइन क्रिएट करता था, ठीक है। इसके बाद लगातार हर 5-6 साल पे फेमाइन, ठीक है। 61 में फिर से फेमिन, फिर 76 में फेमिन, फिर 97 में फेमिन, 1897, 1851, ठीक है। सारा ये टैक्स कलेक्शन के कारण ही हो रहा था ना। होता क्या था कि इन लोग राशन होल्ड करके रख लेता था अपना आर्मी के लिए, और उन लोग को ज़बरदस्ती फोर्स करता था तेरा इंडिगो और कैश क्रॉप्स उगाने के लिए। उसके कारण आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट होता था। आज हम लोग का जो स्ट्रक्चर भी है ना, तुम देखेगा कि हम लोग के रीजन का जो आदमी लोग का स्ट्रक्चर रहता है कि हाथ पैर ऐसा पतला रहेगा लेकिन पेट निकले रहेगा, राइट। वो स्ट्रक्चर ही है बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल इवेंट। क्योंकि अपना बॉडी इवॉल्व करके ये समझ गया है कि मसल रिक्वायर्स एनर्जी, अगर तुम मसल रहेगा तो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो अपना बॉडी मसल को रिड्यूस करता है और गट में बेली में फैट को स्टोर करता है कि इन केस तुमको अगर बहुत दिन बिना फूड के रहना पड़े तो तुम उस फैट को बर्न करके जिंदा रह सके। इसका जो बैकड्रॉप है वो ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड फेमाइंस है जो 1857 के बाद से, उसके पहले से भी, और मतलब इंडिपेंडेंस तक चला है भाई। ये लगातार फेमाइन पे फेमाइन है। यहाँ तक कि ऐसा रिपोर्टेड केसेस है, फोक स्टोरीज है कि जो माँ लोग होती थी ना, उन लोग अपने ब्रेस्ट्स पे ओपियम अफीम लगाती थी और बच्चा लोग को मतलब दे यूज्ड टू फीड देयर किड्स ओपियम, ताकि कम से कम नशे के हालत में बच्चा रोना बंद कर दे। उसको खाने के लिए कुछ है ही नहीं, बच्चा रोते जा रहा है तो क्या करेगी माँ। तो ऐसा सिचुएशन था भाई। यहाँ तक कि 1943 का जो फेमस बंगाल फेमाइन है, बंगाल यूज्ड टू बी द सेम रीजन, मतलब बिहार, उड़ीसा, ऑल ऑफ इट यूज्ड टू कम इनसाइड बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल फेमाइन है जिसमें रिपोर्टेड कितना 40 million समथिंग पीपल डाइड, जिसमें विंस्टन चर्चिल का फेमस कोट है कि वाई हैजंट गांधी डाइड येट, कि गांधी अब तक क्यों नहीं मरा, इतना लोग मर रहा है। तो वो फेमाइन था 1943 का। उसके बाद आता 1947। 1947 में फाइनली इंडिया को आज़ादी मिलता है, और यहाँ तक अभी पूरा भारत का ही हालत ख़राब है, और बिहार भी कोई मतलब आगे नहीं था, सेम है मतलब, लेकिन फिर भी भारत का जो एवरेज जीडीपी था बिहार का भी सेम था। लेकिन फिर 1952 में एक पॉलिसी आता है जिसको बोलते हैं फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। बिहार जो भूमिखंड है ना, बिहार जो रीजन है वो बहुत ही गिफ्टेड रीजन है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट लैंड है, गंगा बेसिन में आता है। उसके ऊपर से जितना भी कोल रिजर्व है, जितना भी तुम्हारा बॉक्साइट हो, माइका हो, जितना भी मिनरल्स है, मिनरल रिच स्टेट था। तो मतलब नेचुरल है ना, जहाँ मिनरल है वहीं पे इंडस्ट्रीज बनेगा। नेचुरल रिसोर्सेस बिहार के अंदर ही गिरता, बिहार के अंदर ही था। तो तुम देखा भी होगा, बोकारो स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, सबसे पहले स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट। हाँ, ये सब कहाँ पे है, मतलब अभी झारखंड में आ गया, अभी का झारखंड है, बट उस समय बिहार था, राइट। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक पॉलिसी लाया, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। उसमें क्या हुआ ना कि फ्रेट मतलब फ्रेट मालगाड़ी को बोलते हैं, तो मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन कहीं भी हो उसका कॉस्ट इंडियन गवर्नमेंट बेयर करेगा। मतलब अगर तुम बंगाल ये झड़िया से कोल लेके अगर तुम गुजरात जाएगा तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा वो इंडियन गवर्नमेंट बेयर करेगा। तो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज लोग बोला कि अब यहाँ पे प्लांट लगाएंगे जहाँ मतलब यहाँ से पोर्ट इतना दूर है, उससे अच्छा हम लोग पोर्ट सिटीज में लगा लेते हैं। यही कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो पोर्ट बेस्ड सिटीज था उन लोग का इकोनॉमी बहुत जोरदार बूम किया। तो ये 1952 से लेके 1993 तक ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी था, जिस कारण से बिहार को उसका
मतलब जो उसका ये था एक्स फैक्टर था, जो उसको ब्लेसेड रीजन था वो, कि वहाँ पे मतलब बहुत सारा मिनरल्स पाया गया, उसका फ़ायदा उसको नहीं मिल पाया। अच्छा। उसका फ़ायदा मिला तुमको पोर्ट सिटीज़ को, गुजरात महाराष्ट्र का पोर्ट सिटीज़ को। तो ठीक है, इसका इससे रिलेटेड ना सिर्फ मेरे पास नहीं, मेरे को लगता है जितने भी व्यूअर्स हैं हाँ उन सबको ये क्वेश्चन आएगा कि बिहार से ज़्यादा सामने तो कैलकाटा पड़ता है। हाँ कैलकाटा पोर्ट है। तो इसके पास जाना, अगर कैलकाटा पोर्ट भी करता है लोग तो वहाँ भी ग्रो कर सकता था, बट हाँ तो ग्रो किया ही। इनिशियली कलकत्ता बहुत ही समृद्ध, बहुत ही मतलब प्रॉस्परस सिटी था। कैलकाटा का डाउनफॉल का कारण कम्युनिज्म है, दैट वी विल कवर इन सम अदर पॉडकास्ट। कम्युनिज्म एक अलग कैंसर है, ठीक है। लेकिन कलकत्ता भी बहुत ही मतलब मॉडर्न, तेरे को पता है ना, इंडिया का पहला मेट्रो कलकत्ता में था। इंडिया का सबसे मतलब अच्छा रेलवे नेटवर्क पूरा बंगाल में था। इवन अंडरग्राउंड वो पानी के नीचे वाला जो मेट्रो होता है ना, हाँ ट्यूब बोलते हैं उसको। हाँ ट्यूब। और उसके बाद मतलब ब्रिटिश राज में कैपिटल कलकत्ता था। तो उसका रीजन वही था कि वहाँ से बिहार से इस रीजन से एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से उन लोग एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, तो 52 से लेके 93 तक बिहार को इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण घाटा हुआ। और जब 93 में फाइनली फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी हटा, तब यहाँ पे आया एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, और वो था कास्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, इस समय तक मतलब पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन लोग कास्ट को बहुत बड़ा मुद्दा बना चुका था। इज्जत चाहिए कि कास्ट नहीं, इज्जत चाहिए। ठीक है, तो उसमें ऐसा था कि उन लोग को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था कि यार रोड लेके क्या करेगा, इज्जत लेना, इज्जत। और इज्जत इन लोग कैसे दिलाया? बिहार का हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट पीरियड बोल सकता है इसको, जिसको जंगल राज्य बोलते हैं। जंगल राज में मतलब ऐसा कि मतलब मिनिस्टर का घर पे शादी है तो तुम्हारा महिंद्रा का शोरूम से गाड़ी सब निकल जा रहा है। वाह। ठीक है, जिसको जो मन कर रहा है उठा ले रहा है, लूट ले रहा है, मार ले रहा है। तुमको पता है मतलब हम लोग के पेरेंट्स दे हैव लिव्ड थ्रू जंगल राज। तो उन लोग बताता है स्टोरीज कि उन लोग छत पे सोता नहीं था क्योंकि किडनैपिंग्स होता था। उठा के ले जाते। जो भी बिजनेसमैन है उन लोग को थ्रेट्स आता था भाई कि इतना पैसा दो नहीं तो तुम्हारा बच्चा उठा लेंगे। ऐसा बहुत सारा मतलब मल्टीट्यूड्स ऑफ एग्जांपल। इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं हुआ ना, मतलब होने भी जाएगा तो एक पूरा कल्चर बन गया लूट मार का, जो आज तक दिखता है। जब कोई पॉन्ड चोरी करता है, रेलवे चोरी देना ही पड़ेगा तेरे को। वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ गवर्नमेंट और पुलिस नहीं काम करता है, वहाँ तुमको प्रोटेक्शन के लिए अलग मनी देना है, बस इतना ही। और कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। और मनी के बाद भी प्रोटेक्शन गारंटीड नहीं है। ठीक है, तो देख, सबसे पहले बिहार को लूटा विदेशी मतलब लुटेरा लोग। उसके बाद बिहार को लूटा एक गोरा चमड़ा वाला अंग्रेज लोग। उसके बाद बिहार का कारण बना भारत का खुद का पॉलिसी। और सबसे आखिर में जो बिहार का पतन का कारण बना ना, वो था बिहारी लोग खुद बना। ठीक है, अभी ये पॉडकास्ट पता नहीं है, हम लोग का पॉडकास्ट उतना बड़ा भी नहीं है और मेरे को लगता नहीं कि कोई इस चीज़ को कवर भी करेगा। हम लोग का एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है बिहार के साथ, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं। अपने को वो इफेक्ट करता है एक। ठीक है, और इसी के लिए अपन कर रहे हैं ये चीज़। हम अपन करके बोल रहे हैं, हम करके बोल भी नहीं रहे, क्योंकि हम बोलने से जज करता है पब्लिक। ठीक है, और ये फैक्ट है कि उस रीजन से ज़्यादा समृद्ध रीजन मेरे को लगता है पूरा दुनिया में कहीं नहीं होगा, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ लोगों का जो मानसिकता होता है ना, जो एक एप्टीट्यूड होता है। आदमी लोग ऐसे सीना ठोक के बोल देता है कि सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से निकल रहा है, लेकिन वो अच्छा बात है, ख़राब बात नहीं है। वो दिखाता है कि हम लोग में वो टैलेंट आज भी है जो हमेशा से इंग्रेंड है। ठीक है, लेकिन वो ये भी दिखाता है कि वहाँ पे कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए आदमी लोग को रेलवे का मतलब क्या बोलता है, ट्रैक चोरी कर रहा है, ट्रैक चोरी कर रहा है, कोई पुल चोरी कर रहा है और ये सब कर रहा है। ठीक है, एक तरह से अगर देखा जाए, तुम तेरे वो नॉर्मल आदमी चल रहा है, समझा। हाँ, दिनचर्या में तुम रोड पे चल रहा है, तेरा हम पैर काट दिए, तेरा हम हाथ काट दिए, अब तुम क्या करेगा? क्या करेंगे? अब अपंग हो जाएंगे, बैठे रहेंगे वहीं पे। तो पैर तो झारखंड हो गया, हाथ बंगाल हो गया, सीधा तो काट दिया ना भाई, एकदम इतना जोर से काटा कि कुछ बचा ही नहीं इसके पास। वही एक बहुत अच्छा बात बोला कि बिहार को जो अभी मतलब रीज़न कोट करता है पॉलिटिशियन लोग, बोलता है कि पोर्ट ही नहीं है, पोर्ट ही नहीं है तो कैसे बिजनेस होगा। तो वही बात है, मतलब ये तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम लोग गिना दिए सोल्यूशंस फाइंड करने के लिए। देख, इंटेंट चाहिए होता है भाई। ठीक है, आज से 10 साल पहले इंडिया के पास
डिजिटल इकोनॉमी नहीं था, राइट। ठीक है। आदमी लोग मजाक उड़ाता था कि क्या सब्जी खरीदने जाएगा तो यूपीआई कार्ड पेमेंट करेगा क्या। इंटेंट चाहिए, और वो इंटेंट का कमी है, ठीक है। वो इंटेंट लाने के लिए आदमी लोग को एक कास्ट, जात पात, लंद फंद से उठ के वोट करना होगा सही जगह। अब सही जगह क्या है, हम लोग कोई ये अन अकेडमी नहीं चल रहा जहाँ बताएंगे सही आदमी को वोट करो। सही, तुम और लोग को पता है सही आदमी कौन है और नहीं है। कितना लोग तो वोट भी नहीं, हम लोग का तो व्यूअर मेरे को लगता है कोई वोट भी नहीं करता होगा। अबे वो बिहार से ही पनपना चाहिए वो आदमी, समझ रहा है। वो जो तकलीफ जो है ना, वो देख के जो आदमी उठ रहा है ना नीचे, जो डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे मोदी जी एकदम अंदर से आए, वैसे बिहार से कोई एक अंदर से चाहिए आदमी। नीतीश जैसा आदमी नहीं चाहिए। और बिहार बात से है ना अंदर कि आदमी बिहार चाहिए। एक ऐसा जगह है ना जहाँ समय समय पर एक ऐसा नायक मिला है इस देश को, जो सिर्फ बिहार का ही नहीं पूरा देश का उद्धार किया है। राइट। चाहे वो किसी भी समय का बात करो, तुम जाओ ना, तुम इंडियन हिस्ट्री में पीछे जाएगा ना, प्री इस्लामिक हिस्ट्री, तुमको केवल यहीं का साम्राज्य सब, राज्य सब दिखेगा, यहीं का राजवंश सब दिखेगा। उसमें एक से एक तेजस्वी राजा लोग दिखेगा, चाहे वो स्कंदगुप्त हो, समुद्रगुप्त हो, कुमारगुप्त हो, ठीक है, चंद्रगुप्त हो, और जितना भी है। तो हर समय पे मतलब तेजस्वी आदमी लोग इस प्रदेश से निकला है। और अगर फिर से भारत को विश्व गुरु बनना है, वो गोल्डन एज फिर से वापस लाना है, तो बिहार को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ना हम लोग को कहीं भीख मांगने का ज़रूरत नहीं है। ये जो माइग्रेंट वर्कर्स लोग को भगा रहा है पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, यार उसका ज़रूरत नहीं है। बिहारीज़ फॉर बिहारीज़, ठीक है। वोट राइट, थिंक राइट, एजुकेट योर सेल्फ, पता कर। पहले तो ये जो एक लेवल पे लो सेल्फ इस्टीम है, इसको हटा, ठीक है। हम लोग आज भले जो भी स्टेट हो, लेकिन हम लोग उस कल्चर से बिलोंग करते हैं ना, जिसका मतलब फॉलोअर्स लोग दुनिया में फैला हुआ है। जो भी हो, मतलब पॉलिटिकल थॉट हो, चाहे फिर एक इकोनॉमिक थॉट हो। इंडिया का जो सबसे समृद्ध पीरियड रहा है वो तभी रहा है जब बिहार सबसे स्ट्रांग रहा है, मगध सबसे स्ट्रांग रहा है, ठीक है। इंडिया जब पूरा वर्ल्ड लेवल पे अपना किसी भी एस्पेक्ट में, फिलोसफिकल एस्पेक्ट हो चाहे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, अपना झंडा गाड़ सका है, चाहे अपना मर्जी का काम कर चुका है, वो तभी हुआ है जब बिहार का आदमी। अर्थशास्त्र कौन बनाया? चाणक्य। क्यों? क्योंकि उस साम्राज्य का इकोनॉमी इतना ज़्यादा समृद्ध था कि अगल बगल का आदमी लोग जानना चाहता था कि तुम कैसे वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। ये जितना भी थॉट है, एग्नोस्टिक, एथीस्ट, ठीक है, और नेचुरलिज्म अंग्रेजी में बोलता है ना, ये सब थॉट तो दिया हुआ है भाई। तुम अगर षड दर्शन में जाएगा, तुम अगर नास्तिक दर्शन में जाएगा, सारा थॉट कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? नागार्जुन कहाँ पे अपना फिलॉसफी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे? नालंदा में। हार्वर्ड का एक प्रोफेसर है, सिमुलेशन हाइपोथेसिस पे वो बोला है, समझा, पेपर पब्लिश किया था, तो बहुत फेमस हो गया। बाहर बाहर जाके टेडेक्स पे और बहुत जगह दिया, अच्छा टॉक्स, बहुत बड़ा बड़ा टॉक सब दिया। हाँ। तो सिमुलेशन हाइपोथेसिस है ना, वो एक तरह से अद्वैत वेदांत ही है पूरा। और जो तुम अभी बोल रहा है ना कि अगर अभी भी राइज नहीं कर रहा है ना बिहार, अगर तुम ले ले आज से, आज का जो डेटा, और आज से 2 साल के बाद तक भी अगर बिहार कहीं नहीं दिखा, वहीं जो आज जो स्टेट है वही रह गया, अभी तक गुंडागर्दी, मारा पीटी, यही सब चल रहा है, तो बिहार का ही गलती है भाई। वहाँ का आदमी का ही गलती, क्योंकि आज अब का टाइम में तो इंटरनेट है भाई, बिहारी आदमी लोग कहाँ कहाँ नहीं फैला हुआ है। हाँ। समझ रहा है। तो वो लोग को अपने ही आदमी लोगों का अंदर, अपने ही आदमी लोग को इन्फ्लुएंस करने में क्या, हम तो बताए ना अभी कि अभी बिहार को बिहारी लोग ही लूट रहे हैं। और ये पॉडकास्ट ना बहुत डिफरेंट है। हम लोग यूजुअली पॉडकास्ट में आके बहुत चिल बात करते हैं, सीरियस बात नहीं करते हैं। हम लोग सीरियस बात भी किए हैं पहले का एपिसोड्स में, बट इसमें करना ज़रूरी था। ये एपिसोड बनाना हम लोग बहुत दिन से सोचे थे, क्योंकि ना ज़रूरी है भाई, जानना ज़रूरी है। आज आदमी लोग गाली दे रहा है, बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, ऐसा वैसा। अगर महाराष्ट्र, गुजरात का इकोनॉमी इतना ऊपर है तो उसका कारण है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी भाई, ठीक है। उसका कारण है कि बिहार से तुम रिसोर्सेज को ला के यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किया। आज बोल रहा है कि उन लोग को परमिट चाहिए, मतलब वीज़ा लगवा रहा है भाई एक तरह से। अब समय आ गया है टू रीजुविनेट, मतलब रीडिस्कवरी ऑफ बिहार, रिवाइव योरसेल्फ। बस यही है भाई। आज का पॉडकास्ट में ज़्यादा टाइम पास बात नहीं होगा, ये बहुत सीरियस पॉडकास्ट था। इन थॉट्स यही है, कुछ ऐड करना है तो बिहारीज फॉर बिहारीज ब्रो, इसी के सारे
इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना खुनवा चिल पसीनवा पॉडकास्ट। सहरिया में भैया, चिल पॉडकास्ट में आप हमेशा बने रहिए, आपको ऐसे ही कौड़ी के भाव बढ़िया में बढ़िया केस स्टडीज देखने को बिकाइल मिलेंगी। बा। हम चल ऐसे ही ले सवाल जवाब चल के साथ आते रहेंगे सुगना गौवा के ओर जहाँ और माटी कुछ नहीं में होगा तो 2 साल के अरे बाद हम सीपू सिंह को इलेक्शन पे खड़ा करेंगे। लगाना Against- कंप्लीट होने दे भाई। नीतीश ये फोक गाना है, बोल गा दो गा दो गा दो गा दो इसको कट करना पड़ेगा यहाँ मेरे को। गा दो फिर से गा दो। तो एंड थॉट यही है, खुनवा पसीनवा सहरिया में भैया, वाह। कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। आहा अरे ले चल सुगना गौवा के ओर जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, वाह माटी में सोना हेराइल बा। वाह वाह। जय बिहार, जय भारत। जय भारत। चलो।